हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। देखिए, यहाँ पर हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर दो टर्म है, हेट्रो और साइक्लिक। हेट्रो मतलब डिफरेंट एटम और साइक्लिक मतलब साइकिल, तो आप समझते ही है। जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले जो रिंग्स होते हैं वो कभी हेटेरोसाइक्लिक की कैटेगरी में नहीं आ सकते। ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो बनने वाले रिंग होते हैं वो कभी भी हेटेरोसाइक्लिक की कैटेगरी में नहीं आते। तो हेटेरोसाइक्लिक की कैटेगरी में कौन से रिंग आते हैं? तो हेटेरोसाइक्लिक की कैटेगरी में वो रिंग आते हैं, जैसे ये बेंजीन है। बेंजीन हेटेरोसाइक्लिक की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन इसी बेंजीन में अगर हम नाइट्रोजन लगा देते हैं यहाँ, तो अब ये कहलाता है पिरिडीन, और ये आ जाएगा किसकी कैटेगरी में? तो ये आ जाएगा आपको अब हेटेरोसाइक्लिक की कैटेगरी में। देखिए, जैसे पिरिडीन बनाया तो 6 मेंबर था पिरिडीन, उसको 5 मेंबर कर दीजिए और यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो ये कहलाएगा पाइरॉल। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा पाइरॉल। और ये देखिए, ये यहाँ रहा सल्फर, इसका नाम है थायोफीन। क्या नाम है इसका? थायोफीन। और फिर इसमें क्या करना, हमें ऐसे एक ऑक्सीजन लगा देना है, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? फ्यूरान। ठीक है। ये देखिए, ये हमारा है बेंजीन, ये हो गया हमारा पिरिडीन। ठीक है। ये हो गया हमारा पाइरॉल, ये हो गया थायोफीन, ये हो गया हमारा कौन? फ्यूरान। कहीं कहीं पिरिडीन में डबल आर भी लगा दिया जाता है, इट्स ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके अलावा हमारे पास ये एग्जांपल है, ये देखिए, ये हो गया, इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसका नाम है इंडोल। क्या नाम है इसका? इंडोल। ये 6 मेंबर रिंग से एक 5 मेंबर रिंग जुड़ा हुआ था। देखिए, इसका नाम है क्विनोलिन। और ये जो कंपाउंड है हमारा, ये है आइसोक्विनोलिन। ठीक है। तो ये सभी जो है हेटेरोसाइक्लिक कैटेगरी के कंपाउंड आते हैं, हमें इसके बारे में स्टडी करनी है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बारे में ही हमें ऑलमोस्ट चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें जो आएगी वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, हाँ भाई कहाँ कौन सा रिएक्शन होना है। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि हमें यहाँ पढ़ना क्या क्या है। हेटेरोसाइक्लिक का जो है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमें टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। तो हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है आपको जो इम्पोर्टेंट है वो इसके एरोमेटिसिटी का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, एरोमेटिसिटी। दूसरा नंबर है कि यहाँ कुछ हद तक हम थोड़ी इसके जीओसी को भी, इसमें जीओसी भी लगाते हैं। नंबर थर्ड, हमें यहाँ पर क्या करना है, इनमें हमें देखना है इनकी सिंथेसिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है। नंबर फोर्थ, हमें इनमें सबसे जो मेजर रोल प्ले करेगा, सबसे मेजर रोल, ये सब चीज़ें छोटी मोटी है, सबसे मेजर रोल जो प्ले करेगा वो करेगा हमारा नेम रिएक्शन। ठीक है। देखिए, ये टॉपिक इसलिए भी बहुत आसान है क्योंकि आप नेम रिएक्शन अलग से पढ़ लेते हैं और उनको सिर्फ यहाँ इंप्लीमेंट करना होता है। अलग से हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री का कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है एग्जाम्स के लिए। ठीक है। हाँ, इसका जो है रिसर्च लेवल पे इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। बहुत मेडिसिनल यूजेज होते हैं इसके, लेकिन यहाँ पर जो है नेम रिएक्शन के थ्रू हम इसका ऑलमोस्ट पार्ट जो है वो कवर कर लेंगे। नेम रिएक्शन में कौन कौन से पढ़ने हैं? नेम रिएक्शन में जैसे आपको सीखना है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि नेम रिएक्शन में कौन कौन पढ़ना है। जैसे विल्स-मेयर हॉक रिएक्शन, जैसे आपको हॉवेन हॉस्ट रिएक्शन, जैसे हो गया आपको मैनिच रिएक्शन, जैसे आपको गटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है। नंबर 5, जैसे आपको पढ़ना है नाइट्रेशन, जैसे आपको पढ़ना है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में दोनों चीज़ें आती है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इन रिएक्शन का बहुत बड़ा रेंज नहीं है। ठीक है। हम इन रिएक्शंस को सीखेंगे और इस रिएक्शंस के बिहाफ पे हम इनके क्वेश्चंस लगाएंगे। जो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस आएंगे हम उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है। चलिए देखिए, इसके अलावा और क्या चीज़ें देखनी है भाई?
तो भाई इसमें आपको इनके ये देखने हैं, स्पेक्ट्रा भी देखने हैं, जैसे आपको एनएमआर देखना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली यही क्वेश्चन आते हैं, एनएमआर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और फिर इसके नोमेनक्लेचर की भी बात की जाती है, नोमेनक्लेचर भी हमें देखना है। सीएसआईआर जैसे एग्जाम में एमएससी से लेके सीएसआईआर तक इससे क्वेश्चन पूछे, एमएससी का तो खैर बहुत ब्रॉड टॉपिक है ये, सीएसआईआर में भी से 4 से 6 मार्क्स की क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और बेसिकली बात ये है कि आपका अगर आपने हेट्रोसाइक्लिक पढ़ा है तो आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हेट्रोसाइक्लिक के साथ आपको थोड़ी नेम रिएक्शन की जानकारी है, थोड़ी पेरीसाइक्लिक की भी जानकारी है, तो फिर ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। वैसे पेरीसाइक्लिक का जो भी यूज होगा वो मैं डायरेक्टली यहीं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ें हमें यहाँ पर क्या करना है, ये चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे, एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट से। ये 11th-12th के बच्चे खूब धूम मचाते हैं इस टॉपिक पर, ठीक है। उनसे सवाल पूछा जाता है कि ये रहा बेंजीन, ये रहा पिरिडीन, ठीक है, और ये रहा आपको फ्यूरान, ये रहा आपको पायरोल, और ये रहा थायोफिन। आपसे सवाल पूछा जाता है कि बताओ भाई इसमें आपको जो है इसमें एरोमेटिसिटी का ऑर्डर बताना पड़ता है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एरोमेटिसिटी का ऑर्डर बताना पड़ता है। तो एरोमेटिसिटी पूछेगा, और एरोमेटिक तो खैर सब है, लेकिन यहाँ पर आपको एरोमेटिसिटी के थ्रू आपको इसको जानना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। आपको इन सब की स्टेबिलिटी के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, रिलैक्स हो जाइए, बात करते हैं। देखिए एरोमेटिसिटी के लिए जो फैक्टर्स हैं, एरोमेटिसिटी का फैक्टर कौन कौन है, तो एरोमेटिसिटी का फैक्टर ये है AERHI। देखिए AERHI, इसको आप लोग बचपन से देखते आ रहे होंगे, ऐसे याद रखेंगे उसको, आई रही, इसको ऐसे याद रख लीजिए कि एरोमेटिसिटी का फैक्टर क्या होता है, आई रही। ए फॉर एरोमेटिसिटी, ई फॉर इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, आर फॉर रेजोनेंस, एच फॉर हाइपरकॉन्जुगेशन, और आई फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये आप इसको याद रखेंगे कि ए से क्या होता है, एरोमेटिसिटी, सभी एरोमेटिक हैं। ई फॉर इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये बड़ा रोल प्ले करेगा, रेजोनेंस है, हाइपरकॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। तो इन सब के थ्रू हम यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल आपके पास बेंजीन है। क्यों भाई, क्यों बेंजीन सबसे स्टेबल है, क्योंकि बेंजीन इसलिए स्टेबल है क्योंकि बेंजीन में क्या हो रहा है कि रेजोनेंस भी हो रहा है, वो तो खैर सब में है, एरोमेटिक भी है, वो तो सब है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसके जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो सभी के यहाँ इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर या इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। देखिए ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है आपस में, वो आपके इक्विवेलेंट हैं। क्या है, इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट होने का मतलब हो गया कि भाई ये सबसे स्टेबल हो गया। आपको पता है कि जब कोई इक्विवेलेंट होता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा हो गई। चलो ये तो सबसे आगे हो गया। अब बचे ये 4, भाई इसके बाद इसका रोल आता है, गौर से देखो, क्योंकि यहाँ जो नाइट्रोजन है ना, उस नाइट्रोजन के होने से भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो नाइट्रोजन इसके रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन स्ट्रक्चर को इक्विवेलेंट भी नहीं रहने देता है। बात समझिए, इस नाइट्रोजन को इग्नोर करके पाई बॉन्ड जा रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन के होने से कुछ ना कुछ तो इफेक्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी। इसका मतलब है कि इसमें जो बॉन्ड जो बन रहे हैं भाई वो ऐसे भी यहाँ चार्ज अलग होगा, यहाँ तो होगा, चाहे यहाँ होगा, अलग अलग जब भी चार्ज आएंगे तो वो नाइट्रोजन से दूरी या नज़दीक होते जाएंगे, जिससे हमारे जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो इक्विवेलेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन डिस्टर्ब भी नहीं करता रेजोनेंस होने में, इसलिए इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो बाकी के कंपेयर में तो कंपेरेटिवली ज़्यादा क्या है, आपको इक्विवेलेंट है। इसलिए इसके पीछे ये आ गया, देखिए इसके पीछे ये आ गया। अब इन तीनों में बात की जाए, इन तीनों में बात की जाए तो भाई इन तीनों में कौन सबसे आगे आएगा। चलिए सल्फर को छोड़ देते हैं, सल्फर की बात बाद में करेंगे, पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करते हैं। देखो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। आखिर इन दोनों में से किसको आगे रखा जाए, तो आपको इन दोनों में रखना होगा। देखो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की ऑलमोस्ट इक्वल है। नाइट्रोजन की कितनी 3 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, 0.5 का फर्क है। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि जो नाइट्रोजन का साइज क्या हो गया, ऑक्सीजन के साइज से बड़ा है, जिसके कारण कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ले सकता है और उसके बीच जो ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग होगी वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी होगी, क्योंकि एटम अगर सेम ऑर्बिटल का होने के बावजूद भी थोड़े बड़े साइज का हो, कार्बन के इक्वल देखो ना, कार्बन नाइट्रोजन के साइज में ज़्यादा का फर्क नहीं, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच फर्क है।
कार्बन के ठीक बगल में नाइट्रोजन, उसके बगल में ऑक्सीजन होता है। इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन पास में, इसका मतलब दोनों के ऑर्बिटल का जो साइज है वो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ कार्बन का फर्क ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरी बात, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज़्यादा है, इसीलिए क्या हो गया कि इसके साथ इसके बॉन्ड अच्छे नहीं बन पाते। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने के कारण ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता रहता है, छोड़ने की टेंडेंसी इसकी घट जाती है। इसीलिए यहाँ पर ये आगे आ गया N, और यहाँ किसके कंपेयर में, फ्यूरान के कंपेयर में। अब सवाल उठता है कि थायोफिन को कहाँ रखा जाए, थायोफिन को यहाँ रख दें या पीछे कर दें। तो भाई साहब थायोफिन आ जाएगा आगे, जो थायोफिन है ये आगे। अब सवाल उठता है कि थायोफिन क्यों आगे आया। आप बोलोगे सर ये तो गलत बात है, सर नाइट्रोजन में देखो सर, नाइट्रोजन 2p है सर, कार्बन भी 2p है, तो 2p पाई ओवरलैपिंग हो रहा है सर। यहाँ भी तो 2p पाई हो रहा था सर, लेकिन आप इसको इग्नोर कर दिए। और यहाँ सर ये जो हो रहा है ये 3p पाई और 2p पाई का ओवरलैपिंग है, यहाँ 3p पाई 2p पाई को सर आप आगे रख दिए हो, और यहाँ 2p पाई को पीछे रख दिए हो। ये हम नहीं होने देंगे, ठीक है भाई, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। इसमें बात क्या हो रही है कि सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल सल्फर के पास क्या है, डी ऑर्बिटल खाली है। और जब वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे सल्फर उसको आराम से होल्ड कर पाएगा। सल्फर के लिए उन इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना क्या होगा, बहुत कंपैरेटिवली आसान है, ठीक है। वो आसानी से उसको क्या कर पाएगा, उनको होल्ड कर पाएगा। जब उसको होल्ड करेगा तो उसके लिए रेजोनेंस करना भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि सल्फर के पास जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है उसके अंदर वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, होल्ड कर सकता है, जबकि बाकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये काम नहीं कर सकते। इसलिए ये जो क्या हुआ कि ये जब होल्ड करेगा तो ओवरलैप करना भी उसके लिए आसान होगा। तो इसके कंपेयर में इसके साथ क्या हो गया, इसके साथ पॉजिटिव केस है। ये जो इसका ऑर्बिटल का जो साइज, इसके अंदर जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये उनके ओवरलैपिंग के कंडीशन पे भारी पड़ जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। इसके पास क्या हो गया, वैकेंट डी ऑर्बिटल है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाता है, जबकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। उस पर जब भी इलेक्ट्रॉन उससे जाएगा तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, उसके पास आएगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा, उसके पास होल्ड करने की टेंडेंसी बहुत कम है। जबकि सल्फर के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो आराम से होल्ड कर सकता है, इसलिए सल्फर क्या हो गया, आगे आ गया। तो ये हमारे पास जो है एरोमेटिसिटी के साथ साथ ये आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया कि सबसे ज़्यादा बेंजीन, उसके बाद आपको क्या हो गया, पिरिडीन, उसके बाद ये, फिर ये, और लास्ट में फिर ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये आपका ऑर्डर आ गया किस चीज़ का, एरोमेटिसिटी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक है। ये कौन होगा, हमारे पास बेंजीन। अगर ये बेंजीन है हमारे पास तो इसमें क्या है भाई, अगर आपसे पूछा कि नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल कितने आए, तो आप इसमें क्लियर बोल दोगे भाई एनएमआर सिग्नल कितने आए, सभी के पास एक ही टाइप के हाइड्रोजन है, इसलिए सिग्नल कितने आए, एक। अगर आपके पास पूछेगा कि बताओ भाई ये रहा आपका पाइरॉन, इसमें कितने एनएमआर सिग्नल आएंगे, तो आप बोलोगे सर एक सिग्नल इसके कारण आएगा, सर इन दोनों के कारण एक जैसा सिग्नल आएगा, और इन दोनों के कारण एक जैसा सिग्नल आएगा। मतलब टोटल सिग्नल कितने आ गए आपके, तो टोटल सिग्नल आपको 3 आ गए। कितने सिग्नल आए, 3। आपसे पूछा कि भाई बताओ पिरिडीन है, कितने सिग्नल आएंगे, ये जो पिरिडीन है कितना सिग्नल आएगा, तो आप बोलो सर ये वाला एक जैसा, ये वाला एक जैसा, और ये एक जैसा, तो टोटल कितने सिग्नल आए, 3 सिग्नल आ गए। अगर आपके पास ये थायोफिन है तो कितने सिग्नल आए, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, ये दोनों एक जैसा और ये दोनों एक जैसा, तो यहाँ कितने सिग्नल आए, टोटल 2 सिग्नल आए। तो यहाँ पर आप एनएमआर सिग्नल भी अगर इस तरह से आपसे पूछे जाए तो वो भी आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए अब इसके बात करते हैं, हम लोग अपने मेन पोर्शन पे चलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे, नेम रिएक्शन की बात करेंगे। देखिए एक को आप सीखिए तो बाकी ऑटोमेटिकली आप सीखते चले जाएंगे। जैसे ये है हमारा, ये अगर मान लीजिए हम लेते हैं फ्यूरान लेते हैं या थायोफिन लेते हैं, हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, और इसको हम देते हैं क्या, इसको हम देते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सबसे पहली बात तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक की टेंडेंसी इस पर ऑलमोस्ट 0 होती है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के अटैक की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, इस पर ऑलमोस्ट 0 होती है। क्यों न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं करता, इस सवाल का जवाब आपके पास है, ठीक है। आप जान रहे हैं इस सवाल का जवाब कि इस पर न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं अटैक करता। भाई न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा इसके ऊपर, सोचिए कि ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या हो गए, ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है। देखिए लोन पेयर है, ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, और जब ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये सिर्फ देने का काम कर सकते हैं, लेने का नहीं। देखिए और यहाँ पर ये भी सवाल उठता है कि सर कहाँ से, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ेगा तो कहाँ से पकड़ेगा, तो मैं बोलूँगा ये बगल वाला पोजीशन से। आप बोलोगे सर बेईमानी मत कीजिए सर, यहाँ से क्यों नहीं कर सकते सर,
यहाँ से भी तो कर सकते हैं आखिर, ये मान लो N है अगर सर यहाँ यहाँ, तो सर हम इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ से भी तो पकड़ सकते हैं। हम यहाँ से पकड़ लेंगे सर, देखो यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने बोला नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं पकड़ सकते, अगर क्रिटिकल सिचुएशन हो तभी आप वहाँ से पकड़ेंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से पकड़ना है। सोचिए क्यों? अरे भाई रेजोनेंस देखो ना, ये देखो, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ना क्या होगा, कंपैरेटिवली क्या है, इजी है। आप अगर यहाँ से पकड़ते हैं, गौर से देखिए, अगर आप यहाँ से पकड़ते हैं तो यहाँ से पकड़ने पे क्या होगा, प्रॉब्लम होगा आपके, विदाउट रेजोनेंस हुए आप अटैक कर देते हैं, जबकि आपको वहाँ पर पकड़ने में आपको ज़्यादा रेजोनेंस करना पड़ा। आपका जो रेजोनेंस हुआ वो क्या हुआ, वो ज़्यादा हुआ। इस इलेक्ट्रॉन को आपने ज़्यादा यूज किया इस जगह से अटैक करने में, जबकि अगर आप यहीं से अटैक करते तो आपने क्या किया, आपने रेजोनेंस को कम से कम यूज किया। ठीक है, तो रेजोनेंस को ज़्यादा यूज करते हुए आपका अटैक यहाँ से होना चाहिए, ना कि यहाँ से। चलिए ठीक है, तो आपको ये बात भी समझ में आ गई कि भाई कोई भी एग्जाम्पल, मान लो पायरॉल है, इस तरह से अगर पायरॉल के साथ हमें किसी का रिएक्शन करवाना है, ये पायरॉल है मान लीजिए, पायरॉल के साथ हमें किसी का रिएक्शन करवाना है, तो उसी का रिएक्शन कहाँ से होगा, ये हमेशा याद रखिए, ज़्यादा उलझना नहीं है, इस जगह पे हो जाएगा। देखिए इस जगह पे हमारा पायरॉल के साथ रिएक्शन हो जाएगा, देखिए इस तरह से, देखिए ठीक है। बोलोगे सर आधी बात आपने उड़ा दी क्या? हमने उड़ाया कुछ नहीं है, ये देखो जब आप ऐसे करोगे NH यहाँ यहाँ, तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, लेकिन उसी टाइम में यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, एक जाएगा तो एक को आना होगा, तो ये यहाँ और ये यहाँ। देखिए तो वापस चीज़ें वहीं आ गई जहाँ से ये चले थे। ठीक है, देखिए तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आ गई है भाई, यहाँ पर आपको जो रिएक्शन होंगे उस तरह से रिएक्शन होंगे। सपोज कीजिए एक एग्जांपल उठाते हैं हम, एक एग्जांपल उठाते हैं CO प्लस HCl प्लस AlCl3। आपको देख के फील हो रहा होगा सर ये गटरमैन कोच रिएक्शन है, CO प्लस HCl प्लस AlCl3 क्या है, गटरमैन कोच रिएक्शन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप सभी को पता है कि मान लीजिए ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आपके पास HCl है। ठीक है, अब आपको पता है क्या होगा, गौर से देखिए, ये यहाँ पर इसको होल्ड करेगा, ये ऐसे, और यहाँ से ये इसी के पास आ जाएगा, यानी ये कार्बीन था। तो एक तो तरीका है कि आप इसके साथ ऐसे जुड़ जाइए ClH, या दूसरा तरीका है कि आप ये समझ के चलिए भैया आपका कार्बीन है और ये HCl को आपने बीच से ब्रेक किया, एक से इसको जोड़ा, एक से इसको जोड़ा, और आपके पास क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, तो चलिए कोई ना, ये कार्बन के साथ रिएक्शन हुआ तो आपके पास क्या बना, HCOCl, यानी कि फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है, क्या बना आपका, फॉर्माइल क्लोराइड। जब आपने फॉर्माइल क्लोराइड बना दिया बच्चे लोग, देखिए जब आप फॉर्माइल क्लोराइड यहाँ पर बना दे रहे हैं, अब आपके पास कौन आ गया, चलिए शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। मान लीजिए ये देखिए, ये रहा हमारा pyridine, और इसके साथ हमें क्या दे दिया था, HC, हमें दिया गया था CO प्लस HCl प्लस AlCl3। तो आप सभी को पता है कि यहाँ से क्या बन चुका है हमारा, HC डबल बॉन्ड OCl, और साथ में क्या बना है, AlCl3। तो आप सभी को पता है कि यहाँ Cl यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और जब Cl को AlCl3 खींच लेगा, चूँकि AlCl3 ग्लूइस एसिड है, तो यहाँ कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और जैसे ही प्लस दिखेगा ये दौड़ के उसके पास पहुँच जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखो यहाँ NH, ये देखो C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इस तरह से आपका क्या हो गया, जो रिएक्शन होगा वो यहाँ पर आपको हो जाना है। ठीक है, देखिए अब आप पूछोगे ठीक है सर, यहाँ आपकी बात हम मान लिए करवा दिए सर। अच्छा सर एक बात बताओ, जैसे कि ये रिएक्शन अगर ऐसे होता सर, ठीक है, ये रिएक्शन ऐसे होता और यहाँ पे ग्रुप लगा होता तो क्या होता, फिर मैंने बोला तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर ऐसा हो जाए आपके पास कि इसका ये वाला पोजीशन ब्लॉक है तो कोई बात नहीं, तब यहीं से अटैक कराना होगा आपको। अब आप यहाँ से तो करा नहीं सकते, क्योंकि अगर अटैक करेगा तो फिर जो यहाँ हाइड्रोजन होता है उसको भागना भी तो पड़ता है ना, इसको बैलेंस करने के लिए, तो वो तो जाएगा नहीं, इसका मतलब अटैक यहीं से हो जाएगा। और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा ये यहाँ 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 यहाँ, और ये C डबल बॉन्ड OH। देखिए
इस तरह से आपका ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट बन के आपका रेडी हो गया। आप बोलोगे सर ठीक है, इसके इतना आपने बता दिया सर, एक और बात बताओ सर, जैसे कि अगर हम यहाँ पर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन यूज होता है, इसमें इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन आपका यूज होता है मैनिच रिएक्शन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बच्चे लोग, जैसे कि आपने यहाँ पर ये लिया था, देखिए ये लिया था, ठीक है, तो आप इस पे रिएक्शन कराएं, अगर इसके बदले आप ये ले लेते, फ्यूरान ले लेते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बदले आप अगर यहाँ थायोफिन ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन इसी जगह पे होना था। सिमिलैरिटी है, ठीक है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो आपको सिमिलैरिटी मिल जाएगी। चलो तो हम बात करते हैं मैनिच रिएक्शन की। भाई मैनिच रिएक्शन क्या होता है, सपोज कीजिए कि हमारे पास C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर हमने क्या किया कि RNH2 दे दिया। आप सभी बच्चों को पता है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ के रखा है कि यहाँ से H2O गायब हो जाएगा, डोंट वरी, मैं इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ आपको। H2O निकल गया तो क्या बना, ये देखिए ये बन गया, ठीक है, ये ऐसा बन जाता है। इसका मतलब ये है कि जो अभी आपने बनाया अभी ऊपर, ठीक है, जो अभी आपने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पर आपने जो बनाया अभी ऊपर, इसको अगर क्या कर देते अभी आप, जैसे कि ये भी आपने बनाया ना यहाँ पर, देखिए अगर इसको अभी आपने क्या दिया होता, RNH2 दिया होता, इसको C डबल बॉन्डों को RNH2 दिया होता, तो क्या हो जाता है ये देखिए, तो ये हो गया होता अभी आपका क्या, ऐसे N यहाँ पर, यहाँ H, यहाँ C डबल बॉन्ड N, यहाँ R और यहाँ H, और यहाँ तक लाने के बाद अगर आप इसको H3O प्लस दे देते तो आप सभी को पता है कि C डबल बॉन्ड N सिर्फ वाटर का वेट करता है ताकि वो क्या हो सके, आपको C डबल बॉन्ड OH हो सके और यहाँ से RNH2 हो सके। तो आप बोलो सर आप तो घूम के वहीं आ गए, तो मैंने अभी सिखा कहाँ रहा हूँ, मैं तो बस आपसे बात कर रहा हूँ, मैं तो बस आपके साथ अभी बस आपको खेलने प्ले करने सिखा रहा हूँ, आगे जाओ पीछे आओ। तो बस ये तो वो चीज़ें हैं जो कि आप थोड़ा सा पहले हैबिचुएट तो होइए, पहले आप थोड़ा हैबिचुएट तो हो जाइए। मैं आपको पढ़ा कहाँ रहा हूँ, अभी आपको कौन सा बोल रहा हूँ कि देखो ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया है, ये तो बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो एक बार थोड़ा मैनिच रिएक्शन को देख लेते हैं, मैनिच रिएक्शन को देख लेते हैं। देखिए जैसे कि आपके पास RNH2 है, ठीक है, आपके पास क्या हो गया, आपके पास RNH2 हो गया। इस RNH2 को आपने रिएक्शन किससे करवा दिया, HC डबल बॉन्ड OH से, ठीक है, आपने यहाँ पर क्या किया, HC डबल बॉन्ड OH से इसको रिएक्ट करवा दिया। तो भाई होगा क्या, सबसे पहली बात तो यहाँ लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा और इसको यहाँ से क्या करना पड़ा, जाना पड़ेगा। एसिडिक मीडियम है, HCl ले लीजिए, तो RNH यहाँ CH और यहाँ क्या हो गया OH, CH2 है यहाँ पर, और यहाँ पे कौन सा आ गया है, यहाँ पर आपको प्लस चार्ज आ गया है। अब अगर प्लस चार्ज आ गया तो क्या करोगे भाई, यहाँ पर बहुत आसान है, जो ये H प्लस है, एक एक्स्ट्रा H प्लस है, वो यहाँ लग जाएगा, देखो एसिडिक मीडियम है ना, तो यहाँ हो जाएगा RNH CH2 और ये OH2 प्लस, ठीक है। और उसी टाइम में क्या हो जाएगा कि यहाँ वाला जो H प्लस था, जैसे आपने एक H प्लस लिया तो इसने H प्लस छोड़ा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये अपना H प्लस छोड़ देगा, और छोड़ते के साथ क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका न्यूट्रल, RNH CH2 और OH2 क्या प्लस, और उसी टाइम में ये लोन फिर यहाँ जाएगा और इसको यहाँ से क्या हो जाएगा, जाना पड़ जाएगा, तो RNH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। और आपको तो पता है कि ये H प्लस अगर इसके पास ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, H प्लस को छोड़ देगा, तो माइनस H प्लस, तो क्या किया इसने, माइनस H प्लस किया और यहाँ से क्या बन गया, RN डबल बॉन्ड CH2। देखो यानी कि आपके पास जो एमीन था, देखिए आपके पास जो एमीन था, उस एमीन को आपने क्या किया, उस एमीन को यूज किया, यानी बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ से H और यहाँ से O हटा दो तो ये प्रोडक्ट आपका बन के रेडी हो गया, ठीक है। अगर यहीं पे R लगा होता तो ये R अभी भी होता, एल्काइल अभी भी होता, एल्काइल अभी भी होता,
समझ रहे बात को। तो ये बहुत आसान तरीका है कि इससे हमने क्या किया कि मैनेज रिएक्शन करवा दिया। और बेसिकली मैनेज का मतलब यही है कि कहीं भी आपको डबल बॉन्ड O दिखे और यहाँ पर आपको मान लो कि यह दिखा HNR2, नहीं है आपके पास 2 हाइड्रोजन, कोई बात नहीं, तो उस प्लस को मेंटेन कर देना। जैसे यहाँ पर प्लस आया था तो H प्लस छोड़ के भाग गया था ना, वहाँ प्लस अगर आएगा तो छोड़ के नहीं भाग पाएगा वो, NR ये प्लस एज इट इज रह जाएगा। समझ रहे बात को। तो इस तरह से ये कौन सा रिएक्शन था, ये रिएक्शन था हमारा मैनेज रिएक्शन, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन था, ये हमारा था मैनेज रिएक्शन। चलिए जैसे कि नेक्स्ट है हमारा विल्स-मेयर हेक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, विल्स-मेयर हेक रिएक्शन या विल्स-मेयर हॉक रिएक्शन भी कहते हैं इसको हम लोग। कि जैसे आपके पास दिया होता है, ध्यान दीजिए, आपके पास दिया होता है, बहुत सिंपल सा तरीका है, आपके पास दे दिया है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड और प्लस दे दिया आपको POCl3, ठीक है। देखिए DMF और POCl3 इसको मतलब नहीं है आपके pyridine से या पायरोल से, पहले इस दोनों को अपने खुद में सॉल्व करने दीजिए। देखिए आपके पास डाइमिथाइल फॉर्मामाइड है, साथ में POCl3 है। देखिए होगा क्या, इसके बीच आपको समझना होगा। देखिए डाइमिथाइल फॉर्मामाइड कैसा होता है, NMe और ये C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और यहाँ पर कौन है भाई, इसके साथ आपको दिया हुआ है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड हो गया, साथ में POCl3 है। देखिए यहाँ से हमें एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना है अपने लिए। जो विल्स-मेयर हेक रिएक्शन है इसमें क्या करना है, बेसिकली हम अपने लिए एक इलेक्ट्रोफाइल तैयार करना है। समझेंगे कैसे होता है, ये देखो, ये यहाँ तो ये यहाँ, और अगर ये यहाँ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा, तो इस पोर्शन से ये क्लोरीन खुल जाएगा और क्या हो जाएगा फिर, Cl माइनस यहाँ से बाहर निकल गया। देखिए Me डबल बॉन्ड C HOP डबल बॉन्ड O Cl और Cl, ठीक है। तो यहाँ तक हम लेके क्या हो गए कि इसको हम आ गए, ठीक है। अब सवाल उठता है कि जो Cl माइनस है, जो Cl आपको वहाँ से हमने देखा उसको, वो Cl कहाँ जाएगा भाई, तो वो Cl माइनस क्या करेगा यहाँ पर। देखिए इस नाइट्रोजन, इस पे प्लस है, गौर से देखिए, इस नाइट्रोजन पे क्या है, इस नाइट्रोजन पे आपके पास प्लस है। अगर नाइट्रोजन पे प्लस है तो इस पर तो अटैक किया नहीं जा सकता, क्योंकि इस पर अटैक करोगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। नाइट्रोजन का प्रॉब्लम तो 4 बॉन्ड है, उसके 4 बॉन्ड को कम करना होगा, इसलिए ये क्लोरीन क्या होता है, घूम के यहाँ आ जाता है इस कार्बन पे, ताकि इसको यहाँ से क्या करें, निकाला जा सके। देखो चलो ठीक है, तो क्या हुआ भाई, Me यहाँ पर CH Cl यहाँ लोन पेयर है और यहाँ OP डबल बॉन्ड O Cl और ये Cl, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको क्या किए, इसको आप लेके आ गए। और अब फाइनली क्या करोगे, देखो ये यहाँ से यहाँ आएगा और इस ऑक्सीजन को यहाँ से जाना पड़ेगा अपना बोरिया बिस्तर समेट के। भाई रेजोनेंस हो रहा है, वो बहुत मज़े से चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको जाने में। तो ये चला गया और आपके पास क्या हुआ, गौर से देखिए, Me डबल बॉन्ड CH Cl, ये देखिए। तो यही तैयार हुआ आपका इलेक्ट्रोफाइल। आपका जो टारगेट था इसी को तैयार करने का था, यही है आपका इलेक्ट्रोफाइल। विल्स-मेयर जो है आपका हॉक रिएक्शन, वो कुछ नहीं करता, बस ये इलेक्ट्रोफाइल तैयार करके छोड़ देता है, ठीक है। उसने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल तैयार करके छोड़ दिया। आप एक बार इसके मैकेनिज्म को अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए ये यहाँ, ये यहाँ, तो ये यहाँ, ये Cl थोड़ी देर सोचिए कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो यहाँ ऐसे डबल बॉन्ड बन रहा है, N पे प्लस आ रहा है, CH हो रहा है और इस CH से जो CO था वो इससे जाकर जुड़ गया है। उसी समय ये Cl क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा ताकि इसको खोल दिया जाए, तो यहाँ ऐसा बना। और अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर आगे आएगा और क्या करेगा, O को यहाँ से भगा देगा। O भी बहुत खुशी खुशी चला जाएगा क्योंकि इसको वहाँ क्या मिल रहा है, आपको रेजोनेंस मिल रहा है। तो वो यहाँ से क्या हो गया, बहुत आसानी से यहाँ से निकल गया। जब निकल गया तो हमारे पास ये बना, और ये क्या है, एक कायदे से ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये, तो ये कायदे से एक इलेक्ट्रोफाइल है। चलिए अब देखिए हम विल्स-मेयर हेक रिएक्शन को कैसे अपने रिएक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। हम विल्स-मेयर हेक को कैसे अपने रिएक्शन में यूज करते हैं। ये देखो, ये है हमारा पायरोल। क्या है ये हमारा पायरोल है। और इसमें हमने क्या दिया, इसको हमने दिया इसको POCl3
और क्या दिया भाई, इसको दिया DMF, और आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि बनाओ भाई आप प्रोडक्ट क्या बनाते हो। तो आप क्या किए, आपको तो पता था कि इन दोनों को मिला के आपका क्या बनना है, इन दोनों को मिलाकर आपका एक इलेक्ट्रोफाइल बनना है। कौन भाई, तो ये इलेक्ट्रोफाइल आपका बनना होता है। देखो सबको पता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। जब यहाँ तक आपको दिख ही गया तो अब आगे बढ़ो, रिएक्शन आगे करो, NH और यहाँ क्या हो गया, Me डबल बॉन्ड CH, यहाँ Cl, यहाँ प्लस आ चुका है। आपको पता है क्या होगा, आपको सब पता है, देखो ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो क्या बना भाई, NH, वापस से ठीक हो जाए, आपको पता है यहाँ से जुड़ेगा, H+ छोड़ेगा, वापस से यहीं आ जाएगा। आप सभी लोग बचपन से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हो। C, यहाँ Cl, यहाँ H और यहाँ N, Me, यहाँ तक तो ठीक आ गया। अब वक्त आ गया इस क्लोरीन की बलि दे दी जाए, ये यहाँ तो ये यहाँ। क्लोरीन बोला वाह 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 क्या बात है, इतना देर से मैं पकड़ के रखा आपको, आपने मुझे ही मेरी बलि दे दी। बोला कोई बात नहीं भाई, केमिस्ट्री के रिएक्शन और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कुछ भी हो सकता है। Me और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है, प्लस, और उसी समय किसका अवतरण हुआ, H3O+ का। और आपको पता है कि H3O+ क्या करेगा, H3O+ आया और इस बॉन्ड को तोड़ दिया। और क्या बन गया, ये देखिए, ये एल्डिहाइड लग गया। यही है विल्समर-हेक रिएक्शन। अब देखो इसमें से कितना बड़ा क्वेश्चन CSIR बनाएगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गई बात, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को दोबारा थोड़ा पीछे जाके देख लीजिए, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। देखिए बहुत आसानी से समझिए, ये है, मैं उसी पॉइंट पे बात कर रहा हूँ जो एग्जाम में आपको पूछेगा, ठीक है, दबा के इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक में। हर एग्जाम में हेटेरोसाइक्लिक का क्वेश्चन जरूर पूछता है, और सबको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो नेम रिएक्शन का इस चक्कर में लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन आप समझो बात हो कि बेसिकली देख के तो यही लग रहा है ना कि तो नेम रिएक्शन का क्वेश्चन है, बस टॉपिक यहाँ पर बदल दिया है। देखो ये रहा आपका पायरॉल, POCl3 DMF दिया, H3+ दिया। मैंने बोला कि भाई इसको ऐसे इलेक्ट्रोफाइल ये आपको बनाना ही होगा। ये ही विल्समेयर-हेक रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। ये बनाया आपने, जब इसको आपने बनाया, इस पर क्या करोगे, ये यहाँ अटैक कराओगे, ये खुल के जाएगा। यहाँ तो अटैक कराओगे नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड नहीं, इसको 3 बॉन्ड में करना है। जब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर पे आया तो फिर वही टेंडेंसी, भाई हम तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, तो छोड़ दिया, क्लोरीन को भागना पड़ा, तो भागा तो क्या बना, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जैसे दिया तो H3O+ आया, और यहाँ ये बन गया। देखो बोलिए आई बात समझ में। अब देखिए इसमें एक CSIR का क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम लोग सारे क्वेश्चन पे पूरा फोकस करेंगे। देखो क्या किया है इसमें, POCl3 प्लस DMF, और DMF के साथ यहाँ क्या दे दिया भाई, तो यहाँ पर आपको दे दिया H3O+, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 में आपको दे दिया है PPS3 प्लस CS3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CS3, ठीक है। नहीं ये नहीं दिया था, ये दे दिया है आपको यहाँ पर, और उसके बाद दे दिया था इसमें यहाँ पर लगाने के बाद ऐसे ऐसे करके ये, ठीक है। चलो ठीक है, पहले यहीं तक देखते हैं यहाँ से क्या आता है। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि POCl3 DMF देने पे क्या आया, देखो ये C डबल बॉन्ड O आया, और POCl3 DMF होने के बाद आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड OH आ गया। अच्छा ये तो विटिंग रिएक्शन है ना, देखो
PS3 प्लस COCH3, इससे क्या बना आपका, इससे बनेगा ये आपका देखिए CH3 डबल बॉन्ड PS3, ये बन गया आपका, आप सभी को पता है। और जब ये बन गया तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना। देखिए अब आप यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ आगे रिएक्शन कैसा हुआ। कायदे से तो आपको डायरेक्टली हटा देना चाहिए, यहाँ पर कायदे से तो आपको यही करना चाहिए, ठीक है। और क्या बनना दीजिए, ये देखिए N, ये H यहाँ, और यहाँ पे क्या हुआ CH डबल बॉन्ड CH3 देखिए ये बन गया। आप बोलोगे सर इसको मैकेनिज्म से करवाइए, हमने ठीक है कर लीजिए मैकेनिज्म से। देखिए NH C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ कौन है भाई, देखिए यहाँ पर हो गया आपका PS3 डबल बॉन्ड CH3 क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ और ये यहाँ, एक तरह से 4 मेंबर रिंग बना यहाँ पर। देखिए एक रिंग बना आपका यहाँ पर, CH3 ये देखिए O PPS3, यहाँ सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। और उसी टाइम में क्या हो जाएगा, गौर से देखिए ये O जो है यहाँ देगा इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ छोड़ेगा तो इसको यहाँ जाना पड़ जाएगा। और फाइनली इसी के रिजल्टेंट में क्या हुआ आपका NH ऐसे CH डबल बॉन्ड CH3 देखिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका जो टॉपिक है हेटेरोसाइक्लिक, यहाँ पर हम लोग इसमें मेनली हम लोग सारा खेल जो है नेम रिएक्शन का ही है। और आज आपको मैंने 3 नेम रिएक्शन यहाँ पर अभी बता दिए हैं। कौन कौन से, सबसे पहले मैंने आपको बताया विल्समेट-हेक बताया, उसके बाद मैंने आपको गटरमैन-कोच बताया, उसके बाद मैंने आपको मैनिच बताया, और इन सबको यूज करके भी बताया कि भाई देखिए इनसे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और उसमें बहुत सारे रिएक्शन जितने भी हैं सब एक एक करके करते चलेंगे। आपको पूरी बात समझ में आएगी, इस बात की गारंटी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।